So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, I hope you all are doing well. और जैसे कि थंबनेल से आपने देखा है कि ये वीडियो कंटेंट जो है वो बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे होने वाला है कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप देखेंगे शुरुआत से लेके एंड तक का कि एंटर करने से पहले और एग्जिट करने के बाद तक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लोग बस लिखने की स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखने की स्ट्रैटेजी नहीं होगी इस वीडियो में। कहाँ से शुरुआत करनी है, एंट्री तक की कौन कौन सी चीजें की ख्याल रखना है और एग्जिट के बाद भी क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में कवर होगा। और एक बात है ये कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीजें बताई हूँ जो मुझे खुद भी ना मैंने अप्लाई करी हूँ। ये मैंने खुद अप्लाई करी हुई चीजें हैं, ये खुद मेरी खुद की टेक्निक्स हैं, जो मेरी ट्रिक्स हैं, जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं अपने क्लास में थी ना, तो यूनिवर्सिटी में मेरा एक ड्रीम था कि मुझे ना वो गोल्ड मेडल जो है वो जीतना था, या मुझे था कि मुझे भी वो चाहिए। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया कि किस तरीके से मैं ऐसा लिखूं कि जो लोग मेरे बराबर पढ़ भी रहे हैं लेकिन फिर भी मेरी कॉपी उनसे अलग दिखे, कि टीचर मुझे ज़्यादा नंबर दे। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आता है लेकिन वो लास्ट तक आता नहीं लिख पाते क्योंकि इन पर टाइम नहीं बचता। तो वो सब इस वीडियो में है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एग्जाम टिप्स और ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो की काफी डिमांड थी स्टूडेंट्स के थ्रू, हमने इसे डिस्कस भी कर लिया है। इस वीडियो में क्या देखेंगे कि एग्जाम हॉल में एंटर करने से एग्जिट तक, मतलब एंटर कर लिया, अब एग्जिट तक के जितने भी स्टेप चीजें आपको करनी है अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में है। यहाँ पे कैसे लिखना है, कैसे टाइम को एलोकेट करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है, एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको, जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओ। जिन मिस्टेक्स वजह से वो नहीं मिलते हैं आपको, वो करो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते हमसे पढ़ने में, लेकिन उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कुछ अलग कर रहे हैं। वो अलग क्या कर रहे हैं वो इस वीडियो में डिस्कवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज है कि एग्जाम हॉल में एंटर करते वक्त आपके पास क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि होनी चाहिए। पहला है आपके पास लिखने के लिए जो भी सामान है वो होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी ध्यान देखो, मेन चीज क्या है, इतना ये थ्योरी पे मत जाओ। मैंने जो लिखा है मैं बेसिक आपको खुद बोल रही हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 पेन आपके पास होने चाहिए, पहली बात तो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पेन्स ज्यादा नहीं लेके जाते, हमें लगता है एक पेन से हम पूरा पेपर लिख आएंगे, बस वही आप गड़बड़ कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन मतलब एकदम रद्दी हो गई आपकी। एक पेन से जब पूरा पेपर लिखो ना, तो टीचर को भी लगता है बस ये लिखने आया, देने आया, पेपर पास होने आया, इसको कोई मतलब नहीं है प्रेजेंटेशन। इसलिए 2 पेन लेके जाओ, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लैक पेन से हेडिंग डालो और ब्लू पेन से अंदर का कंटेंट लिखो। प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कॉपी की। स्केल लेके जाओ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्केल से लाइन तो खींचते नहीं है। कभी कभी इतना छोटा से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि टीचर को समझ नहीं आता कि पहला ही क्वेश्चन चल रहा है कि दूसरा स्टार्ट हो गया है। तो वहां पे लाइन खींच के आओ। वो भी हो सके तो वो जो मोटे वाले पेन नहीं आते, जो थोड़े मार्कर टाइप के होते हैं, उनसे खींचो। बहुत ही एक परफेक्ट वो लगता है कि लुक आता है। हाइलाइटर आपको यूज करना है। हाइलाइटर देखो, हाइलाइटर जरूरी नहीं है आप यूज करो, क्योंकि बहुत जगह मना होता है। तो हाइलाइटर की जगह आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका पेन है उससे अंडरलाइन कर सकते हो की पॉइंट को। टीचर को लगेगा बच्चा यहाँ पे फोकस करवा रहा है, हमारा खुद ही हमारे लिए चीजें इजी कर दे रहा है कि देखो मैंने ये चीजें इन्वॉल्व करी हैं पेपर में, इसके नंबर मुझे मिलने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हो अगर अभी तक पेपर में, इसलिए नंबर नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें करके आना और देखना नंबर बढ़ेंगे। वॉच लेके जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, चले जाते हैं एग्जाम हॉल में और दूसरे के भरोसे कि टाइम तो टीचर बता देगा। बस टाइम मैनेजमेंट आपका वहीं चला गया, आप उसके हिसाब से चलोगे नहीं। और बाद में क्या होगा, क्वेश्चन छोड़ के आओगे, जहां एक क्वेश्चन में 4 पेज भर के आए और लास्ट वाले में एक ही एक लिख के आओगे, आधा नंबर गया। 4 वाले में तो चलो उसने जितना देना था दे दिया, और लास्ट वाले में उसने देना ही नहीं है, फिर या तो कम देगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें ध्यान रखो। कम तो नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं देगा लेकिन कम देगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और लोग क्या करते हैं इसी को इग्नोर करते हैं, कि क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, तो पेशेंस रख के ही वीडियो देखना, वरना आप क्या करो, छोड़ दो वीडियो। क्योंकि आपको फिर इंटरेस्ट नहीं है अपने नंबर इंक्रीज करने में। क्योंकि यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान दो, ये मत सोचो बहुत लिखा है। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है। मतलब जैसे पेपर आया एग्जाम हॉल में, एकदम कूल डाउन हो जाओ, सेटल हो जाओ। ये मत सोचो मुझे नहीं आता, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सब भूल जाओ। पेपर को कूल डाउन होगी, जो होगा देखा जाएगा। ये पेपर मेरा पूरा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, ऐसा थॉट ले आओ थोड़ी देर के लिए, और पेपर बस रीड करो। क्वेश्चन को ऊपर देख लो कि क्या क्या आया है, जो को लग रहा है कि हाँ ये मुझे आता है नहीं आता है, उसको एनालाइज कर लो, टिक लगा लो एक बार में।
कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर आप उसको थोड़ा टाइम दो के अच्छे से प्रेजेंट करोगे, उसमें नंबर मुझे मिल जाए जो मिलना है। फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे हर क्वेश्चन को रीड करो थॉरली, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत पढ़ के आ जाते हैं। वो आपसे लिमिटेशन पूछ रहा होता है, आप वहां पे इंपॉर्टेंस लिखाते हो, क्यों? क्योंकि हड़बड़ी में आप सब कर रहे होते हो। ये नहीं करना है, आराम से पहले एक बार क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पढ़ ली कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। पता होता है कि 5 करने थे, हम यहाँ पे पूरे 7 करके आगे, गलत हो गया ना, तो एकदम समझ लो क्या करना है, कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। फिर क्वेश्चन को देख लो कौन कौन से मुझे आते हैं, फिर आराम आराम से देखो कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली में क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। जो इजी क्वेश्चन उनको आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब तुम उन्हें अटेम्प्ट कर रहे होगे। तो वो चीज आप जरूर करें। अंडरस्टैंडिंग द मार्किंग स्कीम, समझो कि किस क्वेश्चन में ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, वहां पे ज्यादा अटेंशन, ज्यादा प्रेजेंटेशन दो। और जहां पे लग रहा है 2 नंबर का है, ठीक है, एक पैरा भी लिखा है, उसका नंबर मिल जाएंगे 1.5-2 तक। लेकिन अगर बड़ा नंबर है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, और खाली ऐसे ही लिखा हुआ बिना प्रेजेंटेशन के, तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो मार्किंग स्कीम को देखते हुए क्वेश्चन को टाइम एलोकेट करो। अब टाइम एलोकेट से आता है क्वेश्चन की टाइम कैसे एलोकेट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पेपर अटेम्प्ट करना तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं निकलता। मेरे टाइम पे भी ऐसे बहुत बच्चे थे, उनको आता तो था लेकिन वो क्वेश्चन में अच्छा कंटेंट लिख के नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं बचता था। और मेरे पास तो टाइम बच जाता था रिवीजन का भी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं वॉच लेके जाती थी। वॉच ले जाने से क्या होता है, आप देखते रहते हो, अच्छा ये टाइम इतना हो गया है। ऊपर से पहले ही आपने घर से, ये तो मैं बोलूंगी घर से करके जाओ, कि घर से अगर तुमको आपको एग्जाम पैटर्न पता नहीं कि 75 या 70 नंबर का पेपर है या 80 नंबर का पेपर है, इतने मेरे क्वेश्चन इतने नंबर के आते हैं, उतने आते हैं, तो घर से ही फ्रेम आउट बना के जाओ कितना टाइम मुझे किस सेक्शन में कितना देना है, ताकि एग्जाम इसको करने में टाइम ना वेस्ट करो। जैसे मान लो कि अगर 10 मार्क्स, ठीक है, मतलब कि आप मान लो कि अगर आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं आपके और टोटल आपको टाइम दिया गया 2 घंटे, ठीक है, तो आप देखो कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट्स, और क्वेश्चन कितने का है, 10 नंबर का। इसका मतलब आप हर एक क्वेश्चन को 12 मिनट का समय दे सकते हो। 12 मिनट बहुत सफिशिएंट होते हैं क्वेश्चन को अच्छे से लिखने में, प्रेजेंट करने में, ठीक है। 2-3 मिनट तो पहले उसको समझने में लगाओ कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और 10-11 मिनट जो भी आपके पास बचते हैं उसमें आंसर को प्रेजेंट करो, लिखो। तो एलोकेशन इस तरीके से कर सकते हो। अब सोचो, आप खुद बताओ, अपने दिमाग में ले आओ कि मेरे कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे टाइम पे क्या था, 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे 14 नंबर के, तो मैं उस हिसाब से अपना 3 घंटा या 2 घंटा जो है वो डिवाइड कर लेती। तो मुझे जितना याद है, मुझे हर क्वेश्चन के लिए 30-35 मिनट्स मिल जाते थे। तो ऑफकोर्स यार, आधे घंटे में तो इतना अच्छा कंटेंट आप लिख के आ सकते हो, प्रेजेंट कर पाओगे, डायग्राम लिख पाओगे। और वही कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही घंटे में एक ही क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, और फिर बाद में तो उन्होंने पूरा इतना टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ दिया। तो टाइमिंग के लिए वॉच लेके जाइए, नहीं है वॉच खरीद लीजिए, कोई भी सस्ती वॉच खरीद लीजिए, और उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी घर में जो टाइम एलोकेशन की बना लीजिए, अभी बना लीजिए, ताकि वो वहां पे दिमाग ना लगाना पड़े इतना। फिर कुछ टाइम आप रिवीजन के लिए रखो, मतलब कि जैसे आपने 120 मिनट्स थे, आपने मान लो, मैंने सोचा कि 10 क्वेश्चन है, मैं 12 मिनट ना देके हर चीज में 10-10 दूंगी, फिर मैं कुछ टाइम बचा लूंगी, ताकि लास्ट में अगर मुझे लगे कि कुछ टाइम के लिए मुझे क्वेश्चन और करना है या मेरा ये रह गया है, तो मैं उस टाइम को वहां दे पाऊँ। तो वो टाइम करना, और प्लान पे स्टिक रहो। मतलब अगर आपने एलोकेट किया है ना, तो वहां खो मत जाओ कि मैंने सोचा था कि मैं 10 मिनट दूंगा, लेकिन मैं वहां जैसे गया तो मेरे हिसाब से क्या हुआ कि मैंने उस क्वेश्चन में 15 मिनट दे दिया। मुझे लगा था यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मुझे तो बहुत आता है, बहुत लिख के आएंगे। नहीं भाई, बहुत लिख के आएंगे तो आखिरी वाले में कुछ नहीं लिख के आएंगे और नंबर वहां नहीं मिलेंगे। तो बहुत लिख के आने वाली एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। उतना लिखो जितना आपसे पूछा गया है, ज्यादा कहानी लिखने में भी नंबर नहीं मिलने हैं, और जहां मिलने हैं वहां तो मिलेंगे ही नहीं फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट है कि कितना लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, मैम कितना लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पेज लिख के आए। अब देखो, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताऊंगी, और आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। कुछ टीचर होते हैं कि आप भले ही सब कुछ लिखाओ पॉइंट में, लेकिन उनको लगता है कि कम है। कुछ टीचर होते हैं, उनको है कि हाँ ठीक है, आपने टू द पॉइंट लिखा, सफिशियंट है। कुछ को नहीं भाई, 14 नंबर का 4 पेज नहीं मिले तो फिर क्या लिख के आए हो, वो वाले भी टीचर्स होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें, बहुत सारे कॉलेजेस में दिया होता है कि इतने नंबर में इतना ही आपको लिखना है, तो वो वाले स्टूडेंट्स तो बढ़िया है, आप क्लेम कर सकते हो मैंने इतने वर्ड लिखे, अपने नंबर क्यों काटे। बट ऐसे केसेस में जहाँ नहीं है, तो वहां पे आप जनरल रूल ऑफ थंब अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज तो लिखने ही लिखने हैं,
ठीक है। और एक्चुअल लर्निंग डिपेंड करेगी क्वेश्चन और आपके राइटिंग स्टाइल पे, क्योंकि कुछ बच्चे बड़ा फैला फैला के लिखते हैं तो हो सकता है वो 3-4 पेज भर डालें, कुछ बच्चे होते हैं जो चिपका चिपका के लिखते हैं तो फिर भाई उनके हिसाब के तो फिर 2 ही 3 पेज भर पाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है। क्वेश्चन में मान लो इंपॉर्टेंस पूछी तो 4 पेज में कितनी इंपॉर्टेंस आप लिख जाएंगे। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है मोस्टली आप 15 पॉइंट सीख पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप मान लो कुछ नहीं तो आपने थोड़े बहुत करके, वैसे मैं बताऊं 10 पॉइंट लिख पाओगे, 15 भी मुश्किल है, लेकिन अगर 15 भी पहुंच जा रहे हो तब भी ठीक है, एक पॉइंट का 1 नंबर आपके टीचर को कंसिडर करने को मिल रहा है। तो उस तरह से आपको डिजाइन करना है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आप 350 से 450 वर्ड्स तक का लिखो, ये जनरल गाइडलाइंस है, इसके हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा। और आप नंबर जैसे 10 नंबर का है तो आप वर्ड लिमिट घटा दो, ठीक है, फिर 200 से 250 वर्ड्स लिमिट ही रखो। तो इस तरीके से आप ये वाले पेज, जो भी पेज है वर्ड लिमिट है वो आप लगा सकते हो। अगर स्पेसिफिक वर्ड लिमिट नहीं दी है, अगर दी है तो आप उसी पे स्टिक रहो, नहीं दी है तो बेटर है कि आप इस तरीके से डिजाइन करो, ठीक है। और मेन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है आपसे पूछा गया व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट्स इज इंपॉर्टेंट एंड डिसएडवांटेज, तो आप पूरा एक्सप्लेन करो, इंट्रोडक्शन लिखो पूरा कि क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत आसपास की चीजें बताओ, फिर स्टार्ट करो आप कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। एक पैरे में, 2 पैरे में आपने अच्छे से मीनिंग को डिफाइन कर दिया, छोटे छोटे पैरे में। नेक्स्ट में आपने लिखा इंपॉर्टेंस, फिर बुलेट पॉइंट में इंपॉर्टेंट का हेडिंग डाला, फिर उसका कंटेंट लिखा। कम से कम आपने इंपॉर्टेंस 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मान लो कम से कम इंपॉर्टेंस आपने 6 इंपॉर्टेंस लिख दी और डिसएडवांटेज आपने 6-7 लिख दी, बस खत्म। इतना अगर आप लिख के आ रहे हो अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि टीचर नंबर काटेगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपको कम से कम कितने नंबर दिए हो, 7 से 7.5 नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर आपका 15 नंबर जाएगा, 7 से 7.5। जैसे लॉन्ग में आप 400 वर्ड तक लिख रहे थे तो इसमें आपको मोस्टली 300, 250, 300 के वर्ड्स तक ही लिखना सफिशिएंट है। तो आपने क्या किया, इसमें पूछा गया आपको जैसे कि आप मीनिंग लिखो बिजनेस कम्युनिकेशन की 2 नंबर में। ये वेरी मतलब एक शॉर्ट आंसर मैं 2 नंबर वाला कंसीडर कर ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर मान लेते हैं हम कि 7.5 में, और वेरी लॉन्ग मान लेते हैं 15 में, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूछा बिजनेस कम्युनिकेशन, तो क्या लिखे हैं, कितना लिखे हैं, देखो एक डेफिनेशन आपने लिख दी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर आपने लिख दिया कि कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ये लिख दिया। इससे क्या हुआ, आपने उसको सिर्फ मीनिंग को तो डिफाइन किया, लेकिन मीनिंग के साथ ही साथ आपने बता दिया बिजनेस कम्युनिकेशन सिंपल एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की, हम कौन कौन से चैनल यूज कर लेते हैं और मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या है। तो टीचर को 3 चीजें इसमें मीनिंग में ही मिल गई कि उसको समझ में आ गया कि आप पूरी तरीके से समझते हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन आखिर क्या है। तो आप इस तरीके से अपना चीज डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो उसने कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम को एक्सप्लेन कर दिया आपने 2 लाइन में, फिर लिख दिया उसके थोड़ा सा 1 लाइन में आपने ऑब्जेक्टिव कि मेमोरेंडम इसलिए हम लोग यूज करते हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आपने कर दिया तो टीचर को लगेगा इसको मेमोरेंडम में काफी चीजें आती है, इसको मेमोरेंडम इसमें ऑब्जेक्टिव और ये क्यों बना है, ये सब बेसिक चीजें उसको इसकी मीनिंग, इसका जिस्ट जो है वो पता है। तो इस तरीके से आंसर डिजाइन करना है। 7.5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो 200 वर्ड से ज्यादा मत लिखो, 200 वर्ड्स तक की लिमिट बिल्कुल सही है आपके लिए। जैसे आपसे पूछ रहे थे कि फीडबैक क्या है, उसके प्रोसेस और मेथड क्या है, अगर यही क्वेश्चन मैं 2 तरीके से बताऊंगी, 15 नंबर में कितना लिख के आओगे और अगर 7.5 नंबर है तो क्या। तो जैसे पूछा गया फीडबैक तो आपने बता दिया, फीडबैक को एक्सप्लेन कर दिया, जितना आपको आता है उतना एक्सप्लेन किया आपने। फिर प्रोसेस पूछा गया है तो आप 6 से 7 पॉइंट का जो प्रोसेस है वो लिख दिया आपने। फिर मेथड पूछे तो आप मेथड को क्या करो, 2 मेथड को एक्सप्लेन कर दो, बाकी जो मेथड आपको आते हैं उनकी हेडिंग ही आप डालो, तो उसको पता है, उसको लगेगा हाँ आपको आता है लेकिन इतना नंबर का क्वेश्चन नहीं है तो आपने नहीं लिखा, लेकिन आपको आता है तो वो नंबर आपको और बढ़ जाएंगे। अब यही 15 नंबर का होता तो आप फीडबैक डिफाइन करते प्रोसेस को डिटेल में, जैसे प्रोसेस के पॉइंट है तो पॉइंट लिखा, 1 लाइन में एक्सप्लेन किया, लेकिन जब 15 नंबर का तो 2-3 लाइन में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। और मेथड में हर मेथड की मीनिंग के साथ साथ अगर हो पाए तो एडवांटेज डिसएडवांटेज इंक्लूड कर दो, तो क्या वो लंबा क्वेश्चन बन गया। फिर कंक्लूड भी कराओ कि बेसिक क्या जिस निकल रहा है, तो इससे क्या होगा आपको नंबर मिलेंगे। तो 3 पैटर्न है जो आप यूज कर सकते हो शॉर्ट आंसर में, वेरी जो शॉर्ट आंसर है लॉन्ग और वेरी लॉन्ग में। तो प्रोसेस ऑफ फीडबैक में जैसे आप एक बेस्ट थिंग है कि जैसे इस तरीके को क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पे आप चार्ट्स इस तरीके का बना के आओ, इससे नंबर इंक्रीज होते हैं क्योंकि लगता है कि आपने प्रेजेंट किया। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और ये क्वेश्चन 7.5 नंबर का था, टाइम नहीं है, तो अगर आप यही ड्रॉ करके आ जाते हो, फीडबैक की मीनिंग लिख देते हो और 2 मेथड को एक्सप्लेन करके बाकी पॉइंट आउट कर देते हो, तो भी आपको 5 से 5.5 नंबर वो देगा, क्योंकि वो ये देख रहा है कि इस बच्चे ने इतना मेहनत, इतना एफर्ट्स किया है, टाइम की कमी की वजह से हो सकता है वो लैक किया, लेकिन टाइम कमी आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप टाइम वाला मेथड जो है अगर अप्लाई करेंगे तो टाइम की कमी नहीं होगी। और जल्दी थोड़ा स्पीड आप बनाइए, अगर आपको लगता है मेरी स्पीड नहीं है तो लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है।
नेक्स्ट है कि जैसे मैंने बताया था मेथड ऑफ फीडबैक है, तो आपने 2 मेथड एक्सप्लेन कर दिए और बाकी सबके आपने सिर्फ नाम लिख दिए। ठीक है, तो एक तरीका है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इफेक्टिव राइटिंग टिप्स क्या होती हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट में लिखो, लेंदी और लॉन्ग पैरा में मत लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या है लेंदी लॉन्ग पैरा कहानी लिख के आ जाते हैं, लिखते वो सही है, अच्छा लिखते उनको पता है सब कुछ, लेकिन वो एकदम पैरा में लिख के आते हैं, इंपॉर्टेंस डालिए और कहानी लिख दी 2 आधे पेज की। नहीं, पॉइंट पॉइंट होता है ना कि लोग कहते हैं मुझे तो पॉइंट ही नहीं आते, कैसे पॉइंट बनाऊं। पॉइंट क्या करना है, जैसे कोई भी आप जो भी लिख रहे हो उसके अंदर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज इसके बारे में है, वो पॉइंट की हेडिंग बना दो, ज्यादा मत सोचो। जैसे आप कोई भी इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, कम्युनिकेशन जैसे लिख रहे हो कि कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस में यूज होता है, मुझे यही लाइन डाली, कम्युनिकेशन ऑल्सो यूज इन बिजनेस, तो मैंने डाल दिया यूज इन बिजनेस। तो हेडिंग जब आप लिख लोगे पैरा ना, तो पहले लिख लेना उसके अंदर का जिस्ट, फिर उससे रिलेटेड थोड़े बैठ के फिर हेडिंग बना, तो वो आप खुद बनाओगे। मैंने खुद ये अप्लाई किया है, मुझे भी कभी कभी लगता है मुझे हेडिंग नहीं आती, मैंने इसको हेडिंग में नहीं पढ़ा था, इसको मैंने ऐसे में पढ़ा था, तो फिर मैं अपने आप से हेडिंग जो भी मेन कंटेंट होता है उसके हिसाब से बना लेती हूँ, तो आप भी बना लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट करना है कंटेंट को, लॉन्ग आंसर को 3 फॉर्म में 3 स्टेप में। पहला इंट्रोडक्शन देना कि जो भी मेन है उसके बारे में 2-3 लाइन में बता दो। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन तो हम बता दो कि कम्युनिकेशन अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसके थ्रू अपनी बातों को एक्सचेंज करते हैं, बिजनेस में भी हर फील्ड में कम्युनिकेशन यूज होता है। अब मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन डाल के उसको एक्सप्लेन किया कि बिजनेस में कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो वो मीनिंग में गया। पहले इंट्रो दे दो थोड़ा, ठीक, थोड़ा इफेक्टिव लगता है, ब्लैक पेन से लिख दो थोड़ा, उसके बाद आपने मीनिंग लिखी हाईलाइट करके, फिर आपने उसका मीनिंग डिफाइन किया, देन जो भी इंपॉर्टेंस है वो लिखा, फिर हेडिंग में पॉइंट्स में और मतलब हेडिंग डाली, फिर उसका एक्सप्लेन किया, हेडिंग ब्लैक से डालो, ब्लू से उसका कंटेंट लिखो, 6-7 पॉइंट जो लिखे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस हो गया, लिमिटेशन की बड़ी हेडिंग डालो, स्केच पेन से उसको हाईलाइट करो, की पॉइंट भी हाईलाइट करो। टाइम नहीं लगेगा, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना आपके अंदर वो चीज आ जाएगी, बिल्ड हो जाएगी। बॉडी हो गया, फिर बॉडी जो कंटेंट वो लिखो, फिर कंक्लूड कर दो 1-2 लाइन में, ज्यादा मत लिखो। कंक्लूजन में अगर आप एक लाइन से भी ब्लैक स्पॉट से लास्ट में कंक्लूड कर देते हो ना, जो भी आपने समराइज किया कि सो वी हैव कंक्लूडेड दैट बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट्स लिमिटेशन इन वेरियस फील्ड। सो ये क्या हुआ कि ये लगेगा टीचर को कि इसने बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट किया है। और हो सके जैसे पॉइंट है तो एक डायग्राम बना दिया, जैसे फ्लो चार्ट वाला। सबसे इजी जो मुझे लगता था वो ये लगता था कि आप क्या करो, बॉक्स वाला बना लो, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर बॉक्स वाला नहीं है तो एक कुछ सर्कल टाइप का ले जाओ और उसमें हिसाब से उसको बना लो, वो भी इजी होता है। तो 400 डायग्राम यूज करो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, ज्यादा फैंसी मत देखो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं फैंसी में बना बना के लुटा लुटा के सांप रेंग रेंग के लिखते हैं ना, तो राइटिंग होती, राइटिंग टीचर को समझ ही नहीं आती, उसका कौन सा सांप यहाँ पे लूट रहा है, तो वो आपको नहीं करके आना है। जैसे मेरे भाई लोग भी है ना, वो लोग बहुत, उनकी राइटिंग भी ऐसी ही है, वो लोग जब लिखते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप लोग की अगर ऐसी हैंड राइटिंग है थोड़ा सा फॉन्ट अपना सही करिए। ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस इफ पॉसिबल, सीक्वेंस में अगर पॉसिबल है तो अटेम्प्ट करिए। जैसे क्या होता है कि अगर आप भी टीचर हो गए और आप किसी का पेपर चेक कर रहे हो, आपने देखा कि पहले बच्चे ने 10 बार अटेम्प्ट किया, फिर वो 1 में आ गया, अब मैं पेपर पहले पीछे मोड़ रही हूँ, 10 फिर 1 फिर 3 फिर 2, तो टीचर को लगेगा क्या कर रखा है। अगर टीचर के लिए आप इजी बना दो, आपने सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया 1 2 3, तो टीचर को लगेगा हाँ बढ़िया आराम से फ्लो में मेरा चीजें जा रही है, तो उससे टीचर फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उससे तब खुश हो जाता बच्चे से कि फिर वो उसके नंबर कहीं कमी भी होगी ना तो वो छोड़ देगा, इग्नोर मार देगा कि इसने मेरे लिए काम आसान बना दिया, तो चलो ठीक है ये बच्चा अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज है। अवॉइड क्या करनी है मिस्टेक, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, काटा पीटा। इसके लिए क्या है बेनिफिट है कि आप पहले सोच लो कि लिखना क्या है, इसलिए मैंने कहा वहां पे टाइम दिया 2-3 मिनट का कि सोचो। बहुत बच्चे होते हैं सोचना क्या है, लिखो, लिखो नहीं सोचो पहले कि क्या लिखना है आखिर, इंपॉर्टेंस में, लिमिटेशन में शुरुआत मुझे कैसे करनी, मैं इंट्रो क्या डाल सकता हूँ, मैं कैसे पॉइंट मुझे कंक्लूड करने, वो पहले सोच लो फिर लिखो। एक बना लो अपना दिमाग में एक डायग्राम। ठीक है, डोंट यूज फैंसी टेक्स्ट, फैंसी टेक्स्ट मैंने बता दिया है, सांप नहीं लौटाने किसी को। पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, पुअर टाइम मैनेजमेंट वही है कि जो टाइम सोच के आयो ना घर से कि एक क्वेश्चन को इतना ही देना है, उतना ही दो, भले ही छूट रहा हो। आपको लग रहा है नहीं यार मेरा टाइम जा रहा है, जल्दी खत्म हो गया, मेरा क्वेश्चन रह गया, मेरे कुछ चीजें छोड़ दी हैं, छोड़ दो उसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बफर टाइम रखा था ना, छोड़ दो, मूव करो दूसरे पे, दूसरे में टाइम दो, वरना दूसरा में फिर आप जीरो हो जाओगे। दूसरे में टाइम दो, लास्ट में जो बफर टाइम है उसको फिर ठीक करने में यूटिलाइज करो, वरना टीचर इतना इतना तो लीनियंट होगा कि वो इतना नहीं देखेगा, वो समझ जाएगा बच्चे का टाइम जा रहा होगा। ठीक है, ये आपको करना है। और जैसे होता है ना कभी कभी हमें लगता है पॉइंट में हमने हेडिंग नहीं एक्सप्लेन करी है, मेरे पास टाइम नहीं बचा, हेडिंग डाल के ही छोड़ दो,
वो समझ जाएगा आपको आता है, लिख नहीं पाया टाइम की वजह से, तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द प्लान और आउटलाइन ऑफ योर आंसर, जो भी प्लान मैंने उसको नेग्लेक्ट मत करो, उस पर स्टिक रहो, अच्छा परफॉर्म करोगे। प्रूफ रीडिंग कर लो, एक बार देख लो कि मैंने सही किया है कि नहीं, और स्ट्रेस की वजह से अपनी परफॉर्मेंस इफेक्ट मत होने दे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आता है लेकिन इतना डरे सहमे रहते हैं कि वो फिर गलत करके आते हैं, तो स्ट्रेस होता है एंटर करने के वक्त, लेकिन अगर क्वेश्चन आप देखते हो कि मुझे आते हैं, मैं कर लूंगा, और अपने दिमाग में ये सब बोलते रहो कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मेरा बहुत अच्छा जाएगा। जितना आप मोटिवेट करोगे ना इंटरनली खुद को, आप खुद अपने परफॉर्मेंस में असर देखोगे। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीजें देखी कि जाने से पहले, और मैं अभी बता रही हूँ बाहर आने के बाद भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं अपने फ्रेंड के साथ। मत डिस्कस करो, क्योंकि होगा कि कुछ गलत होगा, फिर आप उसके बारे में सोचोगे तो दूसरे दिन जो पेपर होगा वो आप गलत करके आओगे। छोड़ दो, पेपर लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहां से भाग जाओ, घर जाओ, दूसरे पेपर की तैयारी करो। पेपर अगर खत्म हो गया तो डिस्कस कर लो, वरना नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी, और अगर आप इन सारी चीजों को अप्लाई कर देते ना, नंबर आपके खुद ब खुद इंक्रीज होंगे। और आप मुझे ये अप्लाई करने के बाद बताइएगा कि आपके अंदर रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। सो आप इस वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।